एग्जाम बूस्टर कोर्स की जो कड़ी है वो लगातार बिल्कुल अपने फ्लो में है। बार बार मैंने आपको ये आग्रह किया है, आपको ये सलाह दी है कि अपने प्रयास में आप कभी पीछे न रहें, और जब भी वक्त मिले आपको तो हर हमेशा दिमाग में एक ही बात बैठा करके रखें कि हमको 400 के ऊपर मार्क लाना है। और एलएन एकेडमी 24 ये प्लेटफॉर्म आपको इसके लिए हमेशा प्रेरित कर रहा है, और जितनी क्षमता हो सकती है, जितनी ताकत हो सकती है, वो सब लगा हुआ है ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। और इसी सिलसिले में हम 3 सब्जेक्ट कंटिन्यू आपको प्रमोट कर रहे हैं। फिजिक्स का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है उस पर भी हम काम करेंगे, और जान करके उसको हम रखे हुए हैं कि एक सिलसिला जो है आपको टूटे नहीं। फिर एक बार जब उसको शुरू करेंगे तो फिर थोड़ा पीछे से रिवीजन हो जाएगा आपका। तो लगातार एक नए जो पैटर्न की हमने बात की है, वो नया पैटर्न एकदम बिल्कुल अपने एक्टिव मोड में है। समझ गए ना बात को? वो किस तरह से आपको रिवीजन करवाना है, ये सारी चीजें हमारे पास बिल्कुल एक फॉर्मेट बना हुआ है उसका, और उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई है हमारी आपके लिए, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि नए सब्जेक्ट, नया चैप्टर हर दिन आपको एक नया अंदाज दे करके आप तक पहुंचाया जाए। ये देखिए, आज एक नया चैप्टर हम आपको पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी लाया हूं मैं आपके लिए। और इसका जो बेसिक गाइडलाइन है, मतलब जो शुरू की कुछ बातें हैं कि किस तरह से आवर्त सारणी के फाइनल स्टेज तक हम लोग पहुंचे, उसके पहले कितने प्रयास किए गए, उसका एक शॉर्ट नोट्स मैंने आपके सामने लाया हुआ है, ताकि आपको ये लगे कि आखिर पीरियोडिक टेबल का की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। हालांकि ये आपको लगता होगा कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके बोर्ड में 2 बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जो हम जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं क्वेश्चन की भी चर्चा आपके लिए करूंगा। एक ऑब्जेक्टिव है जो 2 बार रिपीट हुआ है, वो क्या है उस पर हम बात करेंगे ही। तो कुल मिलाकर के आवर्त सारणी को जानने से पहले मैं अपनी कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि रासायनिक पृष्ठभूमि पर हमारे दैनिक जीवन में जो केमिस्ट्री के यानी रसायन शास्त्र के उपयोग है, उससे जो जुड़ी हुई और मूलभूत बातें हैं, कि जैसे मैं कहता हूं कि आज मैं एल्युमिनियम यूज कर रहा हूं, आज मैं तांबा यूज कर रहा हूं, आज ये लोहे यूज कर रहे हैं हम लोग। आपको तो पता ही है, रेल की पटरी हो, मकान बनाते हैं आप, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में जो इन तत्वों का हम लोग यूज करते हैं, इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और इसको एनालाइज करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाया। लेकिन उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में लोगों ने शुरुआती दौर में कितने प्रयास किए, अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, इन तमाम बातों की, उसके बाद आगे जब इस आवर्त सारणी में हम लोग बढ़ेंगे तो मेटल के विषय में जानेंगे, नॉन मेटल के विषय में जानेंगे, मतलब धातु जानेंगे, अधातु जानेंगे, निष्क्रिय गैस जिसको लोग इनर्ट गैस कहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों वो इनर्ट कहलाते हैं, ये तमाम बातें थोड़ी बहुत चर्चा का विषय रहेगा ही रहेगा। हालांकि टाइम के बाउंडेशन के हिसाब से थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, लेकिन जानकारी बड़ी चीज है। जानकारी बड़ी चीज इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि इतने बात को लिस्ट किया गया है तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम और आप क्या सोचते हैं, क्वेश्चन सेट करने वाले क्या सोचते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत तो फर्क रहता। लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो उस लेवल तक आपको लेकर के जाएगा जहां से क्वेश्चन मिस करने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होगी। ये मैं आपको विश्वास दिला करके, और तब मैं वीडियो बनाता हूं, तब मैं लेक्चर तैयार करता हूं, यह सोच करके कि मैं अगर एक क्वेश्चन सेटर होता तो मैं किस एंगल से क्वेश्चन को सेट करता, और अभी जो जनरेशन चल रहा है उनका आईक्यू लेवल क्या है, उनके सोचने की शक्ति सीमा कहां तक है, उन तमाम बातों के मद्देनजर ही क्वेश्चन और ये
वीडियोस आपके सामने आते हैं। इतनी आसानी से ये वीडियो आपके सामने नहीं आते हैं। हर लाइन को, हर तथ्य पर रिसर्च होता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। उन्हीं बातों को अभी के माहौल में आपके सामने लाया जाता है। तो ज्यादा बात करने से कोई फायदा है नहीं। और ये हमारा आपका कोई आज पहला रिलेशन है नहीं, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए और लगातार हमें भी हौसला दीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर काम करके आपको दे सकूं। बहरहाल, आवर्त सारणी की जो बातें हैं उसको मैंने सबसे पहले ये रखा कि अब तक खोजे गए कुल तत्व कितने हैं, ये आप जान लें कि अब तक कितने एलिमेंट खोजे गए हैं, ये उनका लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि जो आवर्त सारणी या एलिमेंट्स के विषय में जानकारी लेने वाले शुरुआती दौर के वैज्ञानिकों ने टोटल के टोटल 111 खोज लिए थे, ऐसी बात नहीं है। ये फाइनल में आपको एक मतलब दे रहा हूं कि अब तक खोजे गए एलिमेंट 111 हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि तत्वों को 3-4 हिस्सों में बांटा गया है। एक धातु, दूसरा है अधातु। उसके परिभाषाएं, उनके विषय में विशिष्ट जानकारी के लिए भी है। अब हमारे पास बहुत सारे चैप्टर, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो धातु, अधातु हो गया, उपधातु हो गया, फिर इनर्ट गैस हो गया। तो कुल मिला के 4 कैटेगरी में हमारे एलिमेंट्स हैं बटे हुए। तो कहता है कि शुरू के समय में जब तत्वों की सजावट की बात आई, जब तत्व खोजे जाने लगे, तो फिर हुआ कि इसको जो आगे लोग अध्ययन करेंगे तो उनका एक सही अरेंजमेंट होना चाहिए, एक मतलब उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग इसे मतलब अब हर एलिमेंट को तो अलग अलग अध्ययन करना संभव है नहीं, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। पर शुरू शुरू में जब ये खोजे जा रहे थे तो जब गुणों में समानता मिलती थी, जैसे आज के डेट में हम कहते हैं कि धातु है तो उसमें कंडक्टिविटी होनी चाहिए, वो उष्मा का सुचालक हो, विद्युत का सुचालक हो, उनमें और बहुत सारी बातें हो, उसमें तन्यता हो, मैंने क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे गुण उसमें, अब मान लेते एक तत्व खोजा गया, दूसरा तत्व जब मिला उसी से मिलता जुलता हुआ तो उसी के लिस्ट में उसको धातु का नाम दिया गया। कुछ ऐसे हुए जो अधातु के रूप में आए तो वो एक आधार बना। सबसे पहले जो तत्वों की सजावट हुई थी वो धातु और धातु के ही आधार पर हुई थी, ये देखिए। और इसको माने फ्रेम में लाने वाले वैज्ञानिक का नाम लवाज्वे है, लवाजे बोलते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने धातु और धातु के आधार पर तत्वों की सजावट की बात कही थी और इन्होंने किया भी था। उसके बाद जब ये चीज बहुत लंबा नहीं चला या मान लेते और एलिमेंट खोजे गए तो ये प्रॉपर्टी जब सूट नहीं आया, जब फिट नहीं बैठा, तो उसके बाद फिर तत्वों की संयोजकता के आधार पर तत्वों को सजाने की बात सामने आई। तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया जाने लगा। अभी तक आवर्त सारणी का फ्रेम बन करके नहीं आया है, आवर्त सारणी बनकर नहीं आई है, क्योंकि अभी उतने ज्यादा ग्रुप बड़े होंगे तब तो उसको फिर सजाने की बात होगी। एक ही बार तो सारे एलिमेंट खोजे गए नहीं होंगे। तो फिर जो जो जैसे मिलते गए तो कुछ दिनों के बाद सपोज कीजिए 50, 60, 70 एलिमेंट खोजे चले गए होंगे। तो उन एलिमेंट्स को पहचानने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए, उनके उपयोगिता को समझने के लिए, उनको एक व्यवस्था के आधार पर अध्ययन करने के ख्याल से वैलेंसी को आधार माना गया, यानी संयोजकता को आधार माना गया। अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्या, उसमें भी कुछ समय के बाद मामला फंसने लगा। जैसे मान लेते तांबा आ गया है, आयरन आ गया, टीन आ गया, ये सब ऐसे एलिमेंट आने शुरू हो गए। इनकी खोज जब हुई और जब केमिकल रिएक्शन के दौर से रासायनिक अभिक्रिया का दौर चलने लगा तो पता पड़ा कि ये संयोजकता के आधार पर फिट नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि ये डबल वैलेंसी शो करता, कभी एक तो कभी दो। तांबा 1-2, आयरन 2-3, टीन 2-4, ऐसे और भी 2-4 एलिमेंट हैं जो डबल वैलेंसी शो करते हैं। अब जब डबल वैलेंसी शो करते हैं, दोहरी संयोजकता का मामला आता है, तो भाई कहां रखोगे उसको? तो ये समस्या आई। तो ये भी व्यवस्था बहुत लंबे समय तक
नहीं चल पाई, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरू के समय में इन लोगों ने ही जहमत उठाई, प्रयास करा कि आज हम एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रूपरेखा, उसकी जो रूपरेखा है, उसकी जो क्वालिटी है, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आज हम अध्ययन कर रहे हैं, और उस पर ही हमारा पूरा विज्ञान आश्रित है। मेरी बात समझ में आ रही? इसीलिए हमारा जो इतिहास है, किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में, तो हिस्ट्री कभी भुलाने के लायक बात नहीं होती है। और यही कारण है कि एक दो क्वेश्चन इस क्षेत्र से भी आपको बोर्ड में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और इसीलिए ये बन भी रहा है। अगर समय की जिस तरह से पाबंदी चल रही है, अगर ऐसी बात ना होती तो मैं डायरेक्ट आपको मेंडलिप भी नहीं उठाता, डायरेक्ट मैं मोसलेज का जो फाइनल पीटी है, जिस पर अभी हमारा बिल्कुल सारा कामकाज उसी पर टिका हुआ है, तो मैं वहीं से उठाता। लेकिन मुझे, जब मैं क्वेश्चन बैंक को देखा, जब मैंने एक मंथन किया खुद से, तो मुझे लगा क्या पता एक बार पूछा है फिर पूछ दे, कोई नहीं जानता है कि क्या होगा, इसीलिए क्या दिक्कत है, एक वीडियो एक्स्ट्रा उठा लेते हैं, और इसीलिए मैंने ये प्रयास किया। अब वहां से आगे बढ़िएगा तो देखिए, अब आता है डेबोरिनर का त्रियक। ये भी कमाल का चीज है, इन्होंने भी जबरदस्त प्रयास किया। अब ये इनका कहना क्या है कि अगर आप मान लेते हैं कि तत्वों को सजाते हैं, बढ़िया बात है, तो परमाणु द्रव्यमान को इन्होंने आधार बनाया। देखिए, जो एटॉमिक वेट है, वो अब एलिमेंट के एटॉमिक वेट का सहारा लिया जाने लगा तत्वों को सजाने के लिए। इन्होंने कहा, यह त्रियक नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में तीन तत्वों के ऐसे टीम तैयार किए जिनमें यह पाया गया कि उस तीन तत्वों की परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ जो क्रम है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसके सजा दूं। अब उसको जब मैं सजाता हूं तो पहला और तीसरा दोनों के परमाणु द्रव्यमान का जब मैं औसत मान लेता हूं तो बीच वाले के बराबर हो जाए। और कुछ हद तक ये सही भी पाया गया, कुछ हद तक ये चला भी। जैसे आप देखिए, लिखा हुआ भी कि तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के रूप में इस प्रकार सजाना कि तीन तत्वों का समूह एक साथ हो, जिसमें बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो का औसत हो। यही बात है। जैसे वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में कैल्शियम को लिया, स्ट्रोंशियम को लिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेरियम, तो कैल्शियम 40 और बेरियम का 137, इस दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करने पर ऑलमोस्ट बीच वाले के एटॉमिक वेट के बराबर आया। यहां सही निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वर्ग 2 में लिथियम 7 होता है, ये सब इसका परमाणु द्रव्यमान है, और पोटेशियम का 39 होता है। इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने के बाद बीच में सोडियम के बराबर मिला। बड़ा मन खुश हुआ, हम सही जा रहे हैं, हमारा तरीका सही है। तीसरे ग्रुप में भी क्लोरीन 35.5 है, आयोडीन 127 है, और इसका जब एवरेज लेते हैं तो ये ब्रोमीन के बराबर आता है। थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, या एग्जैक्ट भी आ सकता है। तो यहां पर भी बड़ी खुशी हुई कि चलिए हमारा काम सही है, लेकिन ये भी लंबा समय तक नहीं चला। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क में। ये जब भी पूछेगा तो 2 मार्क में, और अगर मनसा होगी ऑब्जेक्टिव पैटर्न तैयार करने का तो वो कर सकते हैं, वो तो उनकी बात है, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। हमारा तो काम मेहनत करना है, हमारा काम मेहनत करवाना है, और आपका काम मेहनत करना है। दोनों के बीच जो ये सामंजस्य है, वो एकदम एक बेहतर रिलेशन के साथ चलना चाहिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका रिजल्ट बेहतर हो, आप 400 प्लस स्कोर कर सके। ठीक है, ये भी नहीं चला। थोड़े समय के बाद तब आती है बारी न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। यहीं से क्वेश्चन आया था, है ना, कि
पहले तत्व का जो क्वालिटी है वो 8वें तत्व के बराबर हो जाए, ये किस नियम पर आधारित है? 4 ऑप्शन था। मुझे लगता है 17 और 21 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017-21 में। तो ये है आपको बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड आस्क्ड, है ना। और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं कि ये एक ही बार क्वेश्चन आया है उसके बाद, और एक ही ऑब्जेक्टिव भी था आपके क्वेश्चन बैंक से। तो न्यूलैंड का स्टैक नियम ये कहता है कि तत्वों को जब परमाणु द्रव्यमान के क्रम में आप सजाएंगे तो पहला तत्व और 8वां तत्व दोनों की क्वालिटी, दोनों के जो गुण है, भौतिक रासायनिक गुण, वो एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलेंगे। इसी आधार पर उन्होंने तत्वों को सजाना शुरू किया। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे संगीत में होता है ना, वो सा रे ग म प ध नि सा, तो पहले सा और 8वां स्वर भी सा, दोनों क्या है, एक जैसा है, दोनों की क्वालिटी, है ना, एक जैसी है। तो इसी के आधार पर उन्होंने ये क्या कहते नियम कायदा लाया। इसे देखते ना, मैंने 1 और 8 में एरो लगाया है कि मतलब 1 की क्वालिटी और 8वें एलिमेंट की क्वालिटी मैच करेगी। जैसे संगीत स्वर में सा और सा, पहला स्वर भी सा और 8वां स्वर भी सा, जैसे एक जैसा होता है ना। तो उसी प्रकार से न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो बहुत लंबा इस पर नहीं फेंकना है, नहीं खींचना है हम लोगों को, इसको जो है इतना ही समझ के रखना, क्योंकि ये सब चीज चला नहीं। जस्ट आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आवर्त सारणी का इतिहास पढ़ रहे हैं कि आवर्त सारणी आज के स्टेज तक कैसे पहुंचा, ये चर्चा का विषय है। तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन तो मिलने की संभावना रहती है, पर उतना तगड़ा स्ट्रेंथ इसके पास नहीं है कि मैं इस पर पूरा जान लगा दूं। जान लगाने के लिए आ रहे हैं आपको टॉपिक, तो पक्का उस पर जान लगाना ही लगाना है। और आप क्या लगाएंगे उसको, तो हम इतना बढ़िया से मॉडिफाई करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। आने दीजिए ना, एक से एक चीज पढ़ना है आवर्त सारणी में। कुछ बातें आपके बुक में होंगी, कुछ नहीं भी होंगी, पर मैं आपको मास्टर बना दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। बहुत मेलोडियस, बड़ा ही मधुर चैप्टर है। बस इस लेक्चर को देख भर लेना है, उसके बाद जो है एक आध बार मर्जी होगा तो सुनेंगे आप। चूंकि हमारा तो है कि एक सिस्टम में चीजें आपको देना हमारी मतलब ख्वाहिश भी है, ताकि आप एग्जाम तक ही इसको नहीं, एग्जाम के बाद भी इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन ले सकते हैं। और कभी लोग टाइम पास करने के लिए भी अच्छी चीजों को सुनते देखते हैं, तो उनसे उनका थोड़ा लगाव भी बना रहता है, और वो धीरे धीरे आपको और बेहतर करके देगा। अब आती है बारी मेंडलीफ के आवर्त नियम की। अच्छी बात है ये, एकदम ये चला थोड़ा, है ना, ये बहुत जल्दी ये ब्रेक डाउन नहीं किया। तत्वों के वर्गीकरण की नई प्रणाली इन्होंने विकसित की कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए। और इन्होंने पहली बार आवर्त सारणी का एक फॉर्मेट लाया, जिसमें इन्होंने वर्ग और आवर्त का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस किया। और ये जो नई प्रणाली इन्होंने विकसित की थी वो 1869 में। यहां कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये होगा आपको कि तत्वों के वर्गीकरण की नई प्रणाली विकसित की थी इन्होंने 1869 में, पर उस समय में इन्होंने आवर्त सारणी में इसको पूरा फाइनली पुश नहीं किया था। इसका जो आवर्त सारणी है वो 1871 में आया है ना। देखिए इनका आवर्त सारणी 1871 में आया। तो यहाँ पर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव आपको लगा दे, और ऑब्जेक्टिव लगाए तो आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ जाना, है ना। सिद्धांत है कि तत्वों की सजावट बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में हो। देखिए कितना बढ़िया से हमने कटिंग पेस्टिंग करके एक मॉड्यूल लाया है आपके लिए कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में सबसे पहली प्रमुखता है कि तत्वों के वर्गीकरण की नई प्रणाली जो इन्होंने विकसित की वो 1869 में की थी। और जो इन्होंने सिद्धांत अपनाया आवर्त सारणी डिजाइन का, आवर्त सारणी है क्या, एलिमेंट का अरेंजमेंट है, तत्वों की सजावट है। तो वो जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने डिजाइन करा वो इन्होंने 1871 में पब्लिश किया, पब्लिक के सामने उसको
रिप्रेजेंट किया। और इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या रखा, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तत्वों को सजाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने धातु, अधातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस सबकी व्यवस्था की। उतना परफेक्ट नहीं, लेकिन औरों के तुलना में बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड था। इसमें भी दोष आए, डिमेरिट्स आए, जिसके चलते इनको भी रिजेक्ट करना पड़ा बाद में। ऐसा नहीं है कि यही चल रहा है, पर औरों की तुलना में ये प्रोबेबल और बेहतर आया। कुछ समय तक लोगों ने इसको फॉलो भी किया। फिर आप तो जानते ही रिसर्च चलता रहता है साइंटिस्ट के बीच में, और वो हर हमेशा एक इजियर प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, एक सामान्य और साधारण प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, ताकि वहां से और बेहतर काम किया जा सके। और इसी की होड़ वैज्ञानिकों में लगी रहती है। आप देखते नहीं है कि कल तक जो मोबाइल आप यूज करते थे, 2 महीने के बाद उससे और कंफर्टेबल जोन में आपका मोबाइल आ जाता है और फैसिलिटीज बढ़ा दी जाती है। मतलब क्या है, उस पर काम लोग कर रहे हैं, अपने आप वो नहीं हो रहा है। कितना ज्यादा अभी इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारा डेवलप हुआ है। आपको तो पता है कि आज घड़ी में भी मोबाइल हम लोग देखते हैं। ये जो स्मार्ट वॉच है, आप सबके पास लगभग रहता ही। अभी तो इस जनरेशन को तो बिल्कुल अपडेट चीज चाहिए। लगता है कुछ दिन के बाद खाना भी आप खाना पसंद नहीं करेंगे। आपका होगा कि मैं कहीं जाकर के बैठ जाऊं और खाना अचानक अपने आप मेरे मुंह में आने लगे। और ये कुछ हद तक अभी हो भी रहा है कहीं ना कहीं। हमारे आपके बीच नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हो रहा है। पता नहीं कुछ दिन के बाद तो पता चला कि इंसान का कोई काम नहीं है, रोबोट काम कर रहा है। और आपने देखा भी है बहुत सारे। अभी तो ये आप मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, कार जहाँ बनता है, जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती है, अगर कभी आप यूट्यूब वगैरह पर देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। तो ये जो साइंटिस्ट लोगों ने धीरे 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 चीजों को कंफर्टेबल बनाने का प्रयास किया, तो मैंडलिफ चले कुछ समय तक। अब देखिए ये सारी चीजें, इनकी खूबियां क्या है। आखिर इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया 1871 में, तो क्या क्या स्पेशलिटीज डाली उसमें, क्या क्या विशेषताएं दी। हो सकता है कि आपको इसको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण और दोष का वर्णन करें, तो ये फिर 5 मार्क का। समझ गए ना। अगर सिर्फ गुण को चर्चा करे तो वो शॉर्ट आंसर का, सिर्फ दोष की चर्चा करे तो शॉर्ट आंसर का, लेकिन गुण और दोष दोनों की चर्चा करे तो लॉन्ग टाइप, दीर्घ उत्तरीय हो सकता, कोई भारी बात नहीं है। तो विशेषताएं क्या हैं, सबसे पहले वर्ग उपवर्ग का चयन इन्होंने किया। आवर्त सारणी में जो वर्टिकल कॉलम, जिसको उदग्र स्तंभ कहते हैं, उसके हिसाब किताब से इन्होंने आवर्त सारणी को वर्गों में बांटा और हर वर्ग को 2 उपवर्ग दिए। देखिए यहां पर उदग्र स्तंभ वर्ग माना गया, प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्ग। ये उपवर्ग कौन थे, ए और बी। जैसे 1A, ठीक है, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, इस तरह से करके। और उस उपवर्ग में कुल वर्गों की संख्या ये भी समझना है, 1 से लेकर के 8 वर्ग तक इन्होंने पहले चयन किया। जिसमें 7 तक तो ठीक है, 8वें वर्ग में 3-3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया है ना, उसको 8वें वर्ग में डाला। और उसके बाद फिर एक 0 वर्ग बनाया जिसमें निष्क्रिय गैस को डाला। तब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं तो मानता हूं कि 7, 1, 8, 1, 9 वर्ग में इन्होंने एलिमेंट को बांटा, क्योंकि 1 से लेकर के 7 तक हो गया। ए बी करके उपवर्ग करके 8वां वर्ग में 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना करके डाल दिया। और फिर 0 ग्रुप में निष्क्रिय गैस, यानी क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट गैसेस को डाला। तो उस हिसाब से अगर गिना जाए तो 7, 1, 8, 1, 9 ग्रुप इन्होंने डिजाइन कर दिया। ठीक है। और वर्ग की संख्या 1 से 8, और फिर उसके बाद प्लस 0 वर्ग। उसके बाद 0 वर्ग में इन्होंने किसको डाला, निष्क्रिय गैस को डाला। अब आवर्त की कहानी है। तो आवर्त का मतलब वो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, मतलब क्षैतिज। उदग्र का मतलब वर्टिकल में वर्ग रखा गया और क्षैतिज में आवर्त। तो आवर्त कितने बनाए, 7 आवर्त बनाए। कितने आवर्त बनाए, 7 आवर्त बनाए। पहले आवर्त में एक एलिमेंट
या 2 एलिमेंट, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 32, इस तरह से 2 ऐसे ग्रुप इन्होंने और अलग से तैयार किए जिसमें दुर्लभ एलिमेंट्स को, दुर्लभ मतलब तत्वों की एक अलग श्रेणी बनाई जिनको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। चर्चा है यहाँ पर। अब देखिए, ये तो हो गया, यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ डिमेरिट भी तो रहा होगा। तो उतना तो मैं छोटे छोटे डिमेरिट की बात नहीं करा हूं, फिर भी जैसे हाइड्रोजन का स्थान संदिग्ध रहा, वो तब से लेकर के आज तक है, क्योंकि हाइड्रोजन को बैठाया गया है। आप जब इसका जब बृहद चर्चा हम आवर्त सारणी की जो नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, तो आप खुद देखिएगा कि हाइड्रोजन बेचारा बाएं साइड में सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो गैस, पर आ गया किसके ग्रुप में? मेटल के ग्रुप में आ गया है। तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि हर व्यवस्था में अपवाद होता है ना, उसको आप एक्सेप्शन ही मान करके चलिए। अभी तक उसका प्रॉपर जगह निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन वो निर्धारित है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसको कोई टच अभी नहीं कर रहा है कि उसको वहां से उठाएं तो रखें कहां, क्योंकि और भी तो क्वालिटी है उसके पास में। ठीक है, वो गैस है ना, पर वो तो आयोनाइज होने में सबसे बहादुर है, आपको सब पता है, और उसके बिना कोई काम चलता भी नहीं है, इसीलिए उसका पोजीशन संदिग्ध है। ये डीमेरिट तब भी था, आज भी है, लेकिन लोग उसको ढो रहे हैं। तो पहला तो ये दोष हो गया। दूसरा हो गया कि लेंथेनाइट जो 57 से लेकर के 71 तक है ना, लेंथेनाइट्स, और 90 से लेकर के 103 तक, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 57 से लेकर के 71 और 90 से लेकर के 103 की संख्या तक के एलिमेंट को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। 57-71 पर लेंथेनाइड और 90 से 103 पर एक्टिनाइड्स का स्थान अनुचित, जहां है वो वहां परफेक्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो इसका बेसिक आवर्त सारणी का जो आज का कामकाज है, इस लेक्चर में हमने यहीं तक इसको सीमित रखा है, क्योंकि इतनी जानकारी आप रख लें अपने पॉकेट में, और यहां से क्वेश्चन अगर आता है आपको तो मेरे समझ से एक भी मिस नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद के वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और तगड़े वीडियो होंगे, ताकि वहां पर आप हर लाइन, और इसमें है कुछ नहीं, अगर सही मायने में देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आवर्त सारणी में यही गुण दोष का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। लेकिन अब जो फाइनल जो जिस पर काम करेंगे पीटी पर हम लोग, वो मोस्टलेज पीटी होगा, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, और उस पर हम एकदम बहुत जल्द आ रहे हैं। तब आपको वहां पर तत्वों की बहुत सारी क्वालिटीज पर बात करेंगे, कौन विद्युत ऋणात्मकता की, धनात्मकता की, धातुई गुण और धातु गुण, उपधातु क्या है, इनर्ट गैस की क्या बात विचार है, उसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है, तमाम चीजों की चर्चा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी है, और हम जरूर समझाएंगे आपको। और तब जब आप क्वेश्चन बैंक पर जाएंगे या हम आपको क्वेश्चन बैंक पर ले जाएंगे, तो ये चर्चा जो लेक्चर्स में आप देखते हैं, इसका फुल बेनिफिट और इसकी उपयोगिता का एहसास आपको होगा। तो लगातार बने रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और खुश रहने की कोशिश कीजिए, डेविएट मत होइए। अभी विचलित होने पर सब सत्यानाश हो जाएगा। एकदम आराम से इंतजार कीजिए अपने आने वाले एग्जाम का, और उस पर इतना हॉबी बन करके रहिए कि आपको ऐसा न लगे कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो मेरा सर भारी लग रहा है। आपके अंदर वो व्याकुलता पैदा हो जाएगी, मैं कर दूंगा, कि आप एग्जाम का इंतजार करेंगे कब वो दिन आए कि मैं पूरी शिद्दत के साथ सारे क्वेश्चन का जवाब देकर के 400 प्लस स्कोर के लिए सीधा दावा ठोकूं, और वो आपको मिलेगा। इस बात की पूरी गारंटी मैं देता हूं। बस आपको करना यही है कि लगातार मेरे अनुसार मेहनत करना है, और अपने जिस भी शिक्षक के साथ अभी आपका लगाव है, जहां आप पढ़ रहे हैं, वहां से भी ज्ञान हासिल कीजिए। सभी लोग अच्छे हैं, सबके साथ आप ज्ञान कलेक्ट कीजिए, नॉलेज कलेक्ट कीजिए, और अपने आप को
एग्जाम के लिए तैयार कीजिए। किसी से ना बैर ना किसी से बहुत लगाव रखना है, और अगर लगाव रखना है तो मेरे प्लेटफॉर्म के साथ, और अपने समय का जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बेटर सक्सेस। अच्छी सफलता के लिए समय का अनुशासन, समय का अनुपालन, समय का जो व्यवस्था है वो लगातार बनाए रखनी है। और आप रिजल्ट कैसे नहीं होगा, सबका होता है, आपका भी होगा। बस आपको यही है कि आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको लगता है, लगना भी चाहिए, लेकिन अगर हौसला बुलंद रहेगा तो कहीं से कोई तकलीफ नहीं। थैंक यू। मस्त रहो, मेहनत करो।